नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। जो सपा के जो अनेक जो दावे थे वे फेल होते नजर आए हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जो गठबंधन था, गठबंधन ने पूरी ताकत अपनी इस चुनाव में झोंक रखी थी कि हम इतनी सीटों पर विजयी रहेंगे, मगर जो भाजपा की जो जीत हुई उसके आगे सभी दावे उनके फेल हो चुके। हम इस बार तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी से कि क्या स्थिति रही, भाजपा की इतनी प्रचंड जीत रही और जो तमाम जो दावे जो गठबंधन की तरफ से किए जा रहे थे वे सभी फेल नजर आते दिखाई दिए। सर, स्वागत है आपके इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। सर, भाजपा की प्रचंड जीत 2022 के चुनाव में रही, इसमें आपका क्या मानना है? क्योंकि जो गठबंधन था उसने अनेक दावे किए थे कि हमारी इतनी सीटें रहेंगी और सभी दावे फेल नजर आए। धन्यवाद प्रताप जी। देखिए, प्रचंड जीत तो हुई है, इसमें कोई अब तो शक ही नहीं रहा। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो जीत 2017 में हुई थी, कहीं ना कहीं गठबंधन ने उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर दिया है। बहुमत मिला है, बिल्कुल सत्य है। और भाजपा फिर से, जो चुनावी सर्वे हुए थे, ओपिनियन पोल हुए थे, उनके हिसाब से 100%, अब तो 100% ही बोला जाएगा, उसी हिसाब से सीटें भी आई है। लेकिन थोड़ा सा नुकसान उनको हुआ है, वो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं शायद किसान आंदोलन का फर्क पड़ा, या गठबंधन जो हुआ था समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय लोकदल में और अन्य छोटे दलों में, उसका नुकसान थोड़ा सा भाजपा को हुआ है। और मैं समझता हूँ उसको लेकर थोड़ा उनको अभी भी ग्राउंड लेवल पे होमवर्क करने की जरूरत है। अच्छा, सपा के साथ में कई दलों के गठबंधन भी हुए, कई दल उनके साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की बात की, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की। जब भी जो जनता जनार्दन है उन पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ पाया। इस बारे में आप क्या मानेंगे? प्रताप जी, देखिए, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो फ्री का एक लॉलीपॉप होता है, लालच होता है ना, ये हर जगह काम नहीं आता है। फ्री का लालच जो है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने दिया था, वहां काम आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 22-23 करोड़ की जो जनसंख्या वाला प्रदेश है, यहाँ भी फ्री का लालच काम आ जाए। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं विकास। 2012 से 17 तक आम आदमी ने समाजवादी पार्टी को बागडोर सौंपी थी प्रदेश की। हमने देखा कि उसमें क्या कार्य हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कार्य हुए, विकास कार्य हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव जी ने कोई कार्य किया ही नहीं था, नहीं, मेरठ करनाल हाईवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था। लेकिन दिल्ली सहारनपुर हाईवे तो वो भूल ही गए ना, वो तो कागजों में बना दिया और तैयार हो गया कागजों में और चलेगी सरकार। तो जनता विकास देखती है। अब बात कीजिए, जो भाजपा की सरकार 17 से 22 में रही, योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बने। हालांकि 17 में भी भाजपा के साथ जो टैग लगा हुआ है ना, बिंदु लेकी बारात निकालने वाला, 17 में भी भाजपा ने वैसे ही किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद एकदम से योगी जी का नाम चर्चाओं में आया और वो मुख्यमंत्री बने। अब इसमें यह है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। देखिए, सबको पता है, अगर आप प्रदेश के किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी कार्य गिनवा सकता है। अगर मैं यहाँ कार्य गिनवाऊंगा तो आपका प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी आवश्यकता मैं समझता हूँ है नहीं। तो लोगों ने जमीनी स्तर पर ये देखा है कि कार्य क्या क्या हुए हैं। कानून व्यवस्था से लेके सड़कों के जाल बने, सड़कें बनी, यातायात सुगम हुआ। मैं समझता हूँ ये चीज बहुत है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, कोरोना, जो कि 2 साल हो गए हैं कोरोना में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी बाबा की सरकार हो, उन्होंने हर घर तक राशन पहुंचाया है, उसमें वो सफल हुए हैं। और टीकाकरण मैं समझता हूँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है, जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी। तो यही कारण है, मैं कहूंगा कि गठबंधन को थोड़ा सा अगर नुकसान हुआ है तो कानून व्यवस्था और इन्हीं सब चीजों को लेके हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल की अगर हम बात करें, वेस्ट में राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व माना जाता है। शामली में 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल और एक सपा की रही है और मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने सीट हासिल की है। तो क्या प्रभाव रहा? किसान आंदोलन भी चला इसका और गठबंधन जो इनकी पंचायतें थी उसमें भी पूरा गठबंधन का बोलबाला रहा, राष्ट्रीय लोकदल का पूरा अच्छा वो रहा, प्रदर्शन रहा। तो स्थिति क्या रही इन सभी चीजों में? प्रताप जी, देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसका फायदा जो है मैं समझता हूँ किसी पार्टी को मिला हो ना मिला हो, लेकिन एक राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जिसको उसका अच्छा फायदा मिला है। पिछली बार 2017 में उनके एक विधायक जीत के आए थे, उनकी छपरौली सीट से। हालांकि वो भाजपा में चले गए थे, 0 हो गया था उनका आंकड़ा। लेकिन इस बार 8 सीटें निकल के आई है, तो 800% वृद्धि हो गई। और मैं समझता हूँ 800% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है
राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता है। उनके ऊपर मैं समझता हूँ, देखिए कहावत होती है कि बेदाग छवि है उनकी। राजनीति गलियारों में कहा जाता है उनके परिवार के लिए कि उनके परिवार के ऊपर कोई आरोप नहीं है। हालांकि जनता का जो मूड है वो बदलता रहा, कई बार उनको नुकसान उठाना पड़ा, जैसे 2017 में, 2019 में, 2014 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी खत्म हो गई। अगर हम माने तो 13 महीने के करीब किसान आंदोलन भी चला। आंदोलन से एक जमीर तैयार राष्ट्रीय लोकदल ने की थी और उनकी शुरुआत भी अच्छी रही, मगर अब जो चुनाव के नतीजे आए उसमें आज देखने को मिला कि केवल 8 सीटों पर ही सिमट के राष्ट्रीय लोकदल रह गई। तो इसमें क्या आकलन रहा कि जो किसान आंदोलन का जो चला वो किसानों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, पब्लिक पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए, जो 8 सीटें हैं जहां पे राष्ट्रीय लोकदल को जीत मिली है, आप उनको थोड़ा समझिए, उनका गणित समझिए। वो सीटें सारी की सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पर है जहां पे राष्ट्रीय लोकदल को पहले भी ज्यादा नुकसान होता नहीं था। उनके कैंडिडेट हारे जरूर थे 14 में, 17 में, 19 में, लेकिन बहुत कम अंतर से और मजबूत कैंडिडेट होते थे। आज वही सीटों पर उन्हें जीत मिली है, तो मैं समझता हूँ उनको फायदा जरूर मिला है पहले के मुकाबले, और वो सीटें जो है बढ़ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है चाहती थी कि योगी बाबा फिर से मुख्यमंत्री बने। इस बार तो भाजपा दूल्हे को साथ लेके बारात लेके निकली थी, तो जनता चाहती थी कि भाजपा की सरकार बने, लेकिन जो प्रेम दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को, फिर से 8 सीटें जिताई है। कम से कम विधानसभा में 8 नेता उनके रहेंगे, तो वो भी अपने जनता की आवाज उठा पाएंगे। 2022 का चुनाव में तो जीत प्रचंड रही भाजपा की। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें क्या आकलन आपका लग रहा है? देखिए, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में भाजपा मैं समझता हूँ लग गई होगी, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड पिछले 8-10 सालों से भाजपा का है, एक चुनाव जीतते ही अगले राज्य के चुनाव या अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। अब बात 2024 की अगर करें तो 2024 की जो जमीन है वो इस चुनाव से तैयार हो चुकी है। उनको आकलन पता चल गया है, क्योंकि 2017 में भाजपा गठबंधन की लगभग 350 सीट थी और भाजपा की 312 सीट थी। अब जो सीटें वो घट गई हैं, यानी वोट परसेंटेज घटा है। क्यों घटा है इसका मंथन मैं समझता हूं केंद्रीय समिति जो है भाजपा की वहां पर शुरू हो चुका होगा। लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू हो चुका होगा या हो जाएगा, और उस पर मंथन होगा कि 2024 में जो ये वोट प्रतिशत हमारा गिरा है इस बार, उसको किस तरह से रिकवर किया जाए। भाजपा की इतनी परसेंट जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए 2 ही चेहरे हैं। देखो, कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की, जो कि जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन वो भी किसी का चेहरा साथ में रखकर कार्य करते हैं। और यहाँ तो 2 चेहरे साफ साफ हैं। दिल्ली में मोदी जी हैं और लखनऊ में योगी जी हैं। योगी जी तो आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत प्रख्यात हो रहे हैं और कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं बुलडोजर को लेके। तो मैं समझता हूँ ये 2 चेहरे थे जिनको कार्यकर्ताओं ने अपने साथ दिया और मेहनत की और ये जीत दर्ज की। अगर हम बसपा की बात करें तो इस पूरे चुनाव में केवल एक ही सीट हासिल बसपा ने की है। क्या जो बसपा का वोट बैंक माना जाता था, एससी वोट, वो क्या भाजपा की तरफ ट्रांसफर हुआ है? कितना नुकसान बसपा को हुआ, कितना फायदा भाजपा को मिला इस चीज से? देखिए, भाजपा को कितना फायदा हुआ ये तो इस पर विचार मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बसपा को इसका पूरा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं मायावती जी जो बैकफुट पर रही, साइलेंट रही, उसका नुकसान उनको बिल्कुल हुआ है। 2017 में 19 सीटें उनकी थी, इस बार मात्र 1 सीट वो लेकर आई है उनकी पार्टी। तो जो उनका वोट बैंक था वो बट गया कहीं ना कहीं। वो उनका वोट बैंक गठबंधन को भी गया है, वो वोट बैंक उनका भाजपा की तरफ भी गया है। तो बिल्कुल कहेंगे बहुत बड़ा नुकसान है। मायावती जी राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय नेता की छवि रखती हैं, दिल्ली तक उनकी अच्छी पहुंच है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो वो बहुत बड़ा चेहरा है। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने एक पूरा गठबंधन तैयार किया था कई दलों को अपने में जोड़कर, और एक पूरे गठबंधन खूब तरीके से जोर आजमाइश की कि हम दोबारा से सत्ता में काबिज हो सके, मगर जनता ने उन्हें नकार दिया। तो आप क्या देखते हैं राजनीतिक कैरियर क्या अखिलेश यादव का आगे क्या रहेगा? देखिए, अखिलेश यादव एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, और मुलायम सिंह जी बहुत बड़ा कद रखते हैं भारतीय राजनीति में। अखिलेश यादव जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती जरूर थी, उन्होंने कोशिश की और 2017 में उनकी 47 सीट थी, इस बार देखिए 100 का आंकड़ा पार किया है, यानी उनका वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। ये चुनौती का विषय है भाजपा के लिए। और अभी जो मैंने बताया 2024 का आपने सवाल पूछा था, सपा से
उत्तर प्रदेश में 2024 में भी उनको कांटे की टक्कर मिलेगी देखने के लिए। तो भाजपा को उस टक्कर से निपटने के लिए अपना होमवर्क और ज्यादा करना होगा। रही बात अखिलेश यादव की, अब नहीं तो आने वाले 5 साल बाद उनको मेहनत करनी चाहिए। 2024 में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और पहले सपा निर्णायक वोट बैंक लेकर जाती थी अपने साथ। मैं समझता हूँ वो अब भी कमजोर नहीं है, 2024 में फिर से टक्कर देगी भाजपा को। अगर हम बात करें तो भाजपा का भी वोट बैंक बढ़ा है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, उसमें जो दिखाया गया है कि 2017 में 39.67% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 41.3% वोट भाजपा को मिले हैं। तो हम मानेंगे कि भाजपा का वोट जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। देखिए, भाजपा का वोट प्रतिशत जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल सही है, बड़ा है। मैंने कहा ना, बसपा का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ और कुछ गठबंधन की तरफ गया है। वो वोट बैंक बड़ा है, लेकिन सीटों का नुकसान हुआ है, उसको रिकवर करना होगा उनको। अगर हम सपा की बात करें, हमारे पास सपा के कुछ आंकड़े हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीटें मिली हैं, जबकि 2017 में 47 सीटें मिली थी, और सपा ने इस बार 32.06% वोट और 2017 में 21.82% वोट हासिल की है। तो आप क्या मानेंगे कि ये घटा है या सपा को अभी कुछ नुकसान हुआ है वोट परसेंटेज से? नहीं नहीं, देखिए ये बड़ा है, लगभग लगभग 11 सवा 11% बड़ा है, और ये खुशी की बात है। 47 से 111 पे आ जाना ये कोई बुरा नहीं है। एक मजबूत विपक्ष इस बार भाजपा के सामने होगा, और मैं समझूंगा, देखिए जो वो उम्मीद लगा रहे थे कि हम इस गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा, उसकी आशंका तो मुझे पहले से थी कि शायद सरकार ना बना पाए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जरूर निकल के आएगा, और ये सबके सामने है। लगभग अगर गठबंधन की बात करें तो 125 सीटें हैं, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक 2024 का माना जाएगा, तो यूपी से ही होकर रास्ता निकलता है दिल्ली के लिए। तो लोकसभा चुनाव की भी एक जमीर तैयार कर दी है इस 2022 के चुनाव ने। बिल्कुल, देखिए भाजपा भी अब को मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा को भी जो सीटें घटी है, वोट परसेंटेज भले ही 2-2.5% बढ़ा है, सीटें घटी है, और अखिलेश यादव जी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी है, यानी वो प्लस में है। तो इस उनको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, और भाजपा ने जो सीटें खोई है, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां उनको कुछ जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके लोगों से मिलना होगा, घर घर जाना होगा, ताकि 2024 के लिए जमीन अभी से ही तलाशनी शुरू कर दें। तो ये हमारे साथ अंकित मान जी थे। अब इनका साफ तौर से कहना है कि 2022 का जो चुनाव रहा, भाजपा ने बहुत परसेंट जीत हासिल की है और एक जमीर 2024 के चुनाव के लिए तैयार की है, क्योंकि 80 जो लोकसभा सीटें हैं वो यूपी की बहुत बड़ी सीटें मानी जाती है। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो उससे लेकर जो दिल्ली का रास्ता निकलता है उसको वो तय करता है। तो हम आगे देखेंगे 2022 का चुनाव तो अच्छा रहा, और 2024 के चुनाव में क्या समीकरण बैठते हैं, सरकार किस तरीके से भाजपा दोबारा, यानी कि अब तीसरी बार के, अगर हम बात करें केंद्र की, तो तीसरी बार की जो जमीन तैयार कर रही है उस पर कितनी सफलता भाजपा को मिलेगी। देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया एक्सप्रेस 24/7। नमस्कार।